सभी प्रिय विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड क्विज के बारे में। और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो पहले दो क्विज में नहीं ले पाया था। और यहाँ पे कुल मिला के आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 20। पहले दोनों क्विज में 25-25 क्वेश्चन थे, इसमें आपको केवल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहले के प्रश्न थे उनसे इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो जब भी आप क्विज करें पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें। सारे क्वेश्चन आपको हल करने पड़ेंगे। और विद्यार्थियों हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है क्विज करें आप उनकी। जितनी हो सके क्विज करें, पहले अच्छी तरह से तैयारी करें, उसके बाद क्विज में भाग लें। सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे, सभी आपको करने अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होगी। रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें क्योंकि आपको सवाल हल करने पड़ेंगे। बिना हल करे आप सवालों का आंसर नहीं दे सकते। और यदि आप बिना हल करे सवाल का आंसर दोगे तो हो सकता है जो इजी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन हैं, वो भी आपके गलत हो जाए। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ठंडे दिमाग से शांति से बैठ के आपको हल करना है। यदि आपके पास टाइम है तो ही आप क्विज को हल करें। जल्दबाजी नहीं करें कि आपके पास 10 मिनट है और आप क्विज को करके निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास टाइम हो तो ही आप क्विज करें। और तैयारी ठीक नहीं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें या आप अपने नोट्स क्लियर करें। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही अपने को क्विज में भाग लेना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पूरे 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आराम से ठंडे दिमाग से इनको हल करना है। और जो क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता है उनको हल करके भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। विद्यार्थियों, अपने केमिस्ट्री के सभी जो चैप्टर है उनकी दो दो क्विज कम से कम मैंने बनाई है। सभी चैप्टर के कम से कम 50 छोटे प्रश्न मैंने लिए हैं। पहले चैप्टर के ज़्यादा हो गए, हो सकता है कुछ चैप्टर के और ज़्यादा हो जाए। और आगे में मैं नीट लेवल के क्वेश्चन की क्विज भी बनाने वाला हूँ केमिस्ट्री के लिए। बायो की क्विज भी मैंने बनाई है, जो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी कई नोट्स, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए साइंस फैकल्टी में, तो वो नोट्स भी मैं अवेलेबल आपको करवाता हूँ। क्विज मैंने अभी तक बायो की बनाई है और केमिस्ट्री की मैं बनाता ही हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सोडियम अमलगम में विलेय कौन है? अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, हो सकता है कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे सोडियम ठोस होता है और जो पारा होता है वो द्रव होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना कि सोडियम को द्रव में मिला दिया अपने तो अमलगम बन गया। पारे को अपने किस में मिलाया? सोडियम में। ये ठोस विलयन है, ये द्रव विलयन नहीं है, ये ठोस विलयन है। ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा के वो दे सकता है। जो पेपर सेट करने वाला होता है वो खतरनाक बॉलर के समान होता है। जरूरी नहीं कि आपके हमेशा फुल टॉस डालता रहे और आप छक्के पे छक्के मारते रहो। वो आपकी यॉर्कर भी डालेगा, वो आपके बाउंसरी भी डालेगा, वो आपकी गुगली भी डालेगा, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, सब तरह के ट्राई करेगा वो। फुल टॉस को तो हर कोई मार ले। तो आपको सभी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ पे पारा इसमें विलेय है और सोडियम इसमें विलायक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। द्रव के ठोस के द्रव में घुलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस के द्रव में घुलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विलीनीकरण। ठोस उसमें घुल जाता है, विलीन हो जाता है, तो इसको कहते हैं विलीनीकरण। यूरिया के 100 ml में इसके 6.02 इंटू 10⁻20 अणु उपस्थित है, तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? अब इस सवाल को देख के कई विद्यार्थी टेंशन में आगे होंगे कि सर ये कैसे होगा। ये सवाल बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सीधा सवाल है, आसानी से आप इसको कर दोगे। पहले मैं समझा दूं एक बार आपको। तो यहाँ पे देखो 100 ml आयतन कितना है? 100 ml। तो यहाँ पे लिख दो मैं V बराबर 100 ml और इसको अपन बदल लेते हैं लीटर में। तो ये लीटर हो जाएगा, 100/1000 लीटर। और मोलों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ पे क्या दे रखी है अपने को? अणुओं की संख्या। अपने को मोलों की संख्या निकालनी है। तो यदि अपने पास में मान लो इतने अणु होते हैं, यदि अपन 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 गुणा 10⁻23 अणु यदि अपने पास में होते यूरिया के, तो कितना मोल होता है अपने पास में? 1 मोल। यदि अपने पास में केवल एक ही कण होता, एक ही अणु होता, तो मोल कितने होते फिर? तो अपन ऐसे निकालेंगे, ये चूंकि लगा दो, यहाँ पे लगा दो इसलिए।
तो अपन 1 में भाग देंगे कितने का, 6.022 इंटू 10 की घात 23। इतने कण होते तो 1 मोल होता, यदि 1 ही कण होता तो इतने मोल होते। तो अपने पास कण कितने दे रखे हैं, अपने पास कण दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे एकदम 6.02 ये उतार रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटू 10 की घात 20 अणु अपने पास है, तो मोल कितने होंगे। यहाँ पे इसको पहले उतार लो आप, थोड़ा नीचे उतार रहा हूं मैं, 1/6.022 गुणा 10 की घात 23 और इसको अपन करेंगे इंटू, तो इसको ऊपर ले लेता हूं मैं यहाँ पे 6.02 इंटू 10 की घात 20। तो इससे तो ये कट जाएगा एक बार, ऊपर बची 10 की घात 20, नीचे बची 10 की घात 23। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात 20 माइनस 23, तो कितना आएगा 10 की घात माइनस के 3। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1/1000 ऐसे। तो ये क्या है अपने पास, मोलों की संख्या 1/1000 मोल इतने आए। क्या ज्ञात करना अपने को, सांद्रता। और यहाँ पे m लिखा है तो m का मतलब मोलरता ही है, तो मोलरता अपन ऐसे ज्ञात करते हैं, m बराबर मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन मोलरता कहते हैं। तो n कितने हैं, मोलों की संख्या कितनी है, 1/1000 इंटू आयतन v कितना है यहाँ पे देखो 100/1000, तो 100 को नीचे लिखो और 1000 को लिख दो ऊपर, 1000 से 1000 कट गया तो 1/100, तो इसको अपन 1 में 100 का भाग देंगे तो 0.01 मोलर, ये मोलरता इसकी प्राप्त होगी। तो ये आंसर इसका सही है। कोई भी सवाल इतना खतरनाक नहीं होता है, आपको ढंग से हल करना है तो आसानी से हल कर पाओगे। ए बी सी 3 द्रवों के क्वथनांक यहाँ पे दे रखे हैं, 90 डिग्री, 110 और 120 डिग्री सेल्सियस इनके क्वथनांक है। 50 डिग्री पर गर्म करने पर सबसे अधिक वाष्प दाब किसका होगा। तो जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है, ये उल्टा होता है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि वाष्प दाब अधिक होगा तो क्वथनांक कम होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखना है सबसे कम क्वथनांक किसका है, उसका वाष्प दाब सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे अपन सही करेंगे इसको, ए को, ए का सबसे कम है 90 डिग्री है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है परासरण दाब। तो इसका सही आंसर ये है। आगे बढ़े, समान परासरण दाब वाले विलयन क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं समपरासरी विलयन। ये इसका सही आंसर है। एक वायुमंडल दाब पर निम्न में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा। क्वथनांक उच्चतम किसका होगा, तो क्वथनांक में तो उन्नयन होता है, जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो आई फैक्टर इसके लिए देखें, बेरियम क्लोराइड होता है सूत्र इसका, बेरियम क्लोराइड का BaCl2, तो आई बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए 3, एक टूटेगा तो 3 बनेंगे। यूरिया के लिए आई बराबर 1 होता है, ग्लूकोज के लिए भी आई बराबर 1 होता है, सोडियम क्लोराइड के लिए आई बराबर 2 होता है। तो जिसका आई फैक्टर ज्यादा है उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। तो बेरियम क्लोराइड इसका सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है, अणुसंख्यक गुण, हिमांक अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन भी है, क्वथनांक में उन्नयन भी है, केवल हिमांक नहीं है। तो यहाँ पे इसको सही करेंगे। जब विलयन में कोई यौगिक वियोजित होता है यानी टूटता है तो उसके वान ठाप गुणांक का मान कितना होगा। जो नहीं टूटेगा, यदि मान लो अपने 1 डाला, 1 ही है तो टूटा नहीं है, तो वान ठाप गुणांक कितना होगा 1, और जो टूटेगा उसका कितना होगा 1 से अधिक। ये आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ढंग से इन क्वेश्चनों को आपको करना चाहिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। मैं इसको हल करके आपको बताऊंगा, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। शर्करा, इसका अणुभार 342 है का 5% विलयन एक अज्ञात विलय के 1% विलयन के साथ समपरासरी है। तो अज्ञात विलय का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो अपन इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। समपरासरी है तो दोनों का परासरण दाब क्या होगा, बराबर होगा, तो दोनों का पाई क्या होगा, बराबर। ये अज्ञात के लिए लिख देते हैं अपन यहाँ पे, और ये लिख देते हैं शर्करा के लिए। तो पाई बराबर क्या होता है,
पाई बराबर होता है CRT। यहाँ भी क्या होगा CRT। तो RT तो दोनों के लिए बराबर है, तो कट जाएंगे। ये C अज्ञात के लिए है, ये C शर्करा के लिए। 5% का मतलब है 100 ml में 5 ग्राम विलेय है। तो यहाँ पे लिख देते हैं शर्करा का, और बराबर का निशान लगाते हैं, इधर लिखेंगे शर्करा का। तो यहाँ पे शर्करा, तो यहाँ पे शर्करा का लिखते हैं। शर्करा का यहाँ पे शर्करा का भार कितना दे रखा है 5, और इसका अणुभार कितना होता है 342। आयतन कितना है 100 ml, तो 100 को बदलेंगे अपन लीटर में। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे, 2 से 2 कट गया है। तो ऊपर यहाँ पे देखते हैं, अज्ञात के लिए देखते हैं। अज्ञात 1% है, तो 100 ml में कितना है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम है। इसका MB अणुभार तो ज्ञात करना ही है, और विलेन का आयतन कितना है 100 ml। इसको 1000 से भाग देंगे, तो ये ऊपर बच जाएगा 10, नीचे बटा MB। अणुभार इसका ज्ञात करना है अज्ञात का। इधर हो गया 50 इंटू 342। इस प्रकार से इनको गुणा कर सकते हैं अपन। 50 इंटू MB बराबर 342 इंटू 10। 50 को इधर ले जाओ, 50 यहाँ पे गुणा का संबंध भाग में चला जाएगा, तो इसका अणुभार इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 342 इंटू 10, नीचे क्या जाएगा 50। तो यहाँ पे 50 लिखो, 0 से 0 कट गई। 5 का भाग देना 342 में, तो कितना जाएगा 68.4। ये इसका अणुभार होगा अज्ञात विलेय का। तो इस प्रकार से सवालों को आपको ढंग से समझना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको पकड़ा था, समप्रासरी का मतलब प्राशन दाब दोनों का बराबर होगा, और फिर उसका फॉर्मूला लिखा CRT, या लिख दो N/VRT। अपने को तो C चाहिए, सांद्रता चाहिए, सांद्रता यहाँ पे तो वो ज्ञात करनी है। तो CRT लिखा यहाँ पे भी, और यहाँ पे CRT लिखा। ये अज्ञात के लिए, शर्करा के लिए लिखा अपन ने। निम्न में से किस विलयन का प्राशन दाब न्यूनतम होगा? प्राशन दाब कम से कम किसका होगा? जिसका I कम है। तो देखो इसका I कितना होता है 1, इसका भी I कितना होता है 1, इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 2। तो इन दोनों का कम होगा न्यूनतम। अब इन दोनों में से देखो सांद्रता जिसकी कम होगी उसका कम होगा। ये 0.2 m है, सांद्रता इसकी ज़्यादा है, तो इसका प्राशन दाब थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसका सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको टिक करें। अगला देखते हैं, किसके वान टाप गुणांक का मान K फॉर Fe(n)6 के वान टाप गुणांक के समान होगा? K फॉर Fe(n)6, K फॉर Fe(n)6। जब इसको अपन पानी में घोलते हैं तो 4 तो K+ बनेंगे, और ये एक संकुल यौगिक है, तो ये पूरा टूटेगा नहीं, ये तो पूरा एक ही बनेगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं FeCN6 फॉर नेगेटिव। तो ये 4 तो ये बन गया, एक ये 5 बने, तो 5/1 लिखेंगे। I बराबर इसका आएगा 5। अब इनमें से देखो किसका I बराबर 5 आएगा? ये है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट तो होता है Na2SO4। तो I बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए? 2 तो Na बनेंगे, एक सल्फेट बनेगा, तो 3 हो गए। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एक तो एल्यूमिनियम बनेगा, 3 नाइट्रेट बनेंगे, तो इसके लिए I बराबर 4 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके लिए I बराबर 5 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये होगा Al2SO4 ऑल थ्राइज। तो 3 तो सल्फेट बनेंगे, 2 एल्यूमिनियम बनेंगे, 5 हो जाएंगे, और इसके लिए 2 होता ही है। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पे देखिए इनके आंसर मैंने पहले ही टिक लगा दिए गलती से। 2 द्रवों को अपन ने मिलाया, और द्रव अपने पास में X और Y दोनों को मिला दिया अपन ने। विलयन गर्म हो जाता है, तो निम्न में से किस प्रकार का विलयन बनाएंगे? तो आदर्श विलयन तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें न तो उष्मा निकलती है और न ही उष्मा अवशोषित होती है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन हम अपने देखते हैं। जैसे मान लो कोई पदार्थ A था, दूसरा पदार्थ B था, दोनों को अपन ने एक पात्र में मिला दिया और बन गया AB। दोनों मिल गए आपस में। तो ऋणात्मक कब बनेगा? जब आकर्षण बल यहाँ पे जो पदार्थ थे A और A में कम था, B और B में भी कम था, लेकिन जब A और B बना, इसमें आकर्षण बल अधिक हो गया।
तो आकर्षण बल अधिक होगा तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो वो विचलन कौन सा दर्शाएंगे, ऋणात्मक विचलन। अब देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग कमजोर थी, यहाँ पे बॉन्डिंग मजबूत हो गई। मजबूत बंध बना है तो ऊर्जा निकलती है, जो बंध जितना अधिक मजबूत बनता है उसमें उतनी अधिक ऊर्जा निकलेगी। और यदि ऊर्जा निकलेगी, यदि एनर्जी रिलीज होती है, तो विलयन क्या हो जाएगा, गर्म। तो इसका सही आंसर ये होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 50 ml तो अपन ने लिया जल, और 50 ml लिया अपन ने इथाइल एल्कोहल, मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन कितना होगा। तो ये हो जाएगा 100 ml से अधिक। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी इसके मध्य पहले एच बॉन्डिंग थी, इसके मध्य भी एच बॉन्डिंग थी, बाद में एच बॉन्डिंग कमजोर हो गई, थोड़ा दुर्बल बंध बना। और यदि बंध कमजोर बनता है तो अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं, और दूर दूर अणु होंगे तो उनका आयतन बढ़ेगा, तो धनात्मक का आयतन तो हमेशा बढ़ेगा। तो ये इसका सही आंसर है। जल में थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाकर अपन ने ए बनाया, और जल में उतना ही अपन ने NaCl मिलाकर बी बनाया। किसका क्वथनांक कम है, कम क्वथनांक, जिसका आई का मान कम होगा उसका क्वथनांक भी कम होगा, क्योंकि आई का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन। तो ग्लूकोज के लिए आई बराबर 1 और NaCl के लिए आई बराबर 2। तो NaCl में 2 अणु है तो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ग्लूकोज का आई बराबर 1 ही है तो क्वथनांक इसका कम होगा। शर्करा के 5% जो विलयन है उसका प्राशन दाब कितना होगा। देखते हैं, इसको हल करके अपन देखते हैं। 5% विलयन का मतलब है कि 100 ml में 5 ग्राम विलय है। इस प्रकार से लिखेंगे इसको अपन, 100 ml में 5 ग्राम विलय है। और इसमें शर्करा का जो अणुभार होता है वो अपने को पता ही है, 342 होता है। आर बराबर जो विलयन स्थिरांक है उसकी वैल्यू भी अपने को पता होती है, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टेम्परेचर कितना लेंगे, टेम्परेचर कमरे का ताप लेंगे जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको अपन 298 केल्विन लिख सकते हैं। तो पराश्रम दाब के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। सी क्या है, सांद्रता है। सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, सांद्रता कह दो, इसका मोलरता कह दो। तो विलय का भार लेंगे, विलय का लेंगे अपन अणुभार, विलयन का लेंगे आयतन। तो ये तो मोलरता ज्ञात हो जाएगी या सांद्रता। तो यहाँ पे इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और आर और टी को अपन लिख देंगे। सबकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख रखी है। तो डब्ल्यू भी कितना है, विलय का भार कितना है, 5 ग्राम है। विलय का अणुभार कितना है, 342 है। और विलयन का आयतन कितना है, 100 ml आयतन था, इसको अपन बदलेंगे लीटर में। तो 100 में 1000 का भाग देंगे तो 1000 को लिख दिया मैंने ऊपर। आर बराबर था 0.0821 इंटू ताप कितना था, 298। तो जो कट रहा है उसको काट दो, और बाकी को आपको हल करना ही है। तो ये जैसे आप इसको हल करोगे, ये आ जाएगा आपके 3.57 ATM। तो ये इसका सही आंसर है। ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस की विलेयता, अधिकतर गैसों की विलेयता घटती है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है उसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया का M/25 विलयन का प्रारंभिक ताप कितना होगा। अब इस सवाल को भी अपने को हल करके देखना ही पड़ेगा। और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना ही है, सवालों को हल करना ही होगा। अपने आप कुछ होने वाला नहीं है, आपको मेहनत करनी ही होगी। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया का M/25 विलयन का प्राशन दाब कितना होगा। तो प्राशन दाब इस प्रकार से निकालते हैं अपन, पाई बराबर CRT। सी का मतलब सांद्रता या मोलरता यहाँ पे अपने को दे रखी है, तो पाई बराबर लिख दूं मैं C 1/25 है। आर का मतलब विलीन स्थिरांक 0.0821, और टेम्परेचर 25 डिग्री तो 298 हो जाएगा केल्विन में। टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में ही लेंगे, परम ताप लेते हैं। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा पाई बराबर 0.9786 ATM। जब किसी विलयन में विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा उपस्थित हो तो सांद्रता का कौन सा मात्रक अपन काम में
लेते हैं। यदि सांद्रता बहुत ही कम है तो उसको अपन लिखते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन में। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड के स्थान पर कैल्शियम क्लोराइड लेना अधिक उपयुक्त क्यों होता है? अब यदि अपन कैल्शियम क्लोराइड लिखें तो इसे लिखेंगे CaCl2। यदि ये इसको घोलेंगे अपन पानी में या विलेन बनाएंगे इसका, तो इसका विलेन इस प्रकार से बनेगा। एक तो कैल्शियम बनेगा 2+, और एक 2 बनेंगे इसमें क्लोरीन। तो आई बराबर कितना हो गया इसके लिए? पहले 1 था यहाँ पे, अब कितना बन गया? 3। जबकि NaCl के लिए यदि अपन देखें तो एक तो Na बनता है, एक Cl- बनता है, तो आई बराबर इसके लिए होता है 2। तो जिसका आई का मान अधिक है वो अधिक प्रभावी होगा बर्फ को पिघलाने के लिए, क्योंकि विलेन का क्या क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो आई का मान अधिक है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में आपको करना है यहाँ पे सबमिट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। एक क्वेश्चन अपने छोड़ दिया। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे व्यू स्कोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका स्कोर दिख जाएगा कि आप कितने में से कितने सही है। तो यहाँ पे देखो 20 में से 20 सही है, 20/20, 20 में से 20 आपके आंसर उत्तर सही है, तो 20 में से 20 अंक आपको मिल जाएंगे। जो आपने सही क्वेश्चन किए हैं वो सभी ग्रीन कलर में आपको दिखाई देंगे, और यदि आपने गलत किए हैं तो यहाँ पे ग्रीन नहीं दिखाई देता, फिर आपको दिखाई देगा यहाँ पे रेड। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।